नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नीति आयोग की बैठक जो है दिल्ली में चल रही है। कई मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं खबर निकल कर आ रही है कि कुछ मंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों है, क्या है पूरा मामला? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्ते बकुल। सर, बात करी जाए नीति आयोग की बैठक में 7 राज्यों के सीएम नहीं आए हैं और इंडिया गठबंधन ने भी बायकॉट कर दिया है। मैं आपको सर एक सूची, एक लिस्ट बताना चाह रहा हूं कि जो मंत्री आए हैं, जो मुख्यमंत्री जो आए हैं वो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, यूपी से योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के सीएम जो हैं वो पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मीन, त्रिपुरा से मानिक शाह, असम से हेमंत बिस्वा शर्मा, उड़ीसा से मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, गुजरात से भूपेंद्र पटेल, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, मेघालय से कोनराड सांगमा और भी अन्य जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हैं। और बड़े नेताओं की यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की बात करी जाए तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा जैसे बाहुबली नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। और खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं। और जिन 7 राज्यों की बात मैंने आपसे कही सर, जिन्होंने आने से इनकार कर दिया है, उन राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बैठक में शामिल होने से साफ तौर से मना कर दिया है। तो सर, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों? बकुल, साफ है कि हिमाचल नहीं आया, कर्नाटक नहीं, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं और झारखंड नहीं जी। यह एनडीए के लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की इंडिया का ही हिस्सा है और यह कर्नाटक भी इंडिया का है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में स्टालिन और कांग्रेस का गठबंधन है, डीएमके का, इसका केरल में भी है। ममता बनर्जी के आने का वजह है क्योंकि वह बाढ़ पीड़ित एरिया है पश्चिम बंगाल, उसे फंड चाहिए ही चाहिए। लेकिन यह कांग्रेस या डीएमके ने जो विरोध किया, या पंजाब ने कर दिया, दिल्ली कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह ना आने का मतलब और बाइकाट करने का मतलब कि बजट में आपने कुछ भी नहीं दिया है इन राज्यों को जी। और दिया तो उन्होंने अपने राज्यों को भी नहीं है। उत्तर प्रदेश भाजपा का है, उसमें भी नहीं दिया है। मध्य प्रदेश भाजपा का है, उसमें भी नहीं दिया। राजस्थान भाजपा का है, वहाँ भी यही है। जहाँ से सीटें कम हुई भाजपा की, उस राज्य को नहीं दिया है। मोटी सी बात, जहां सत्ता में नहीं आ पाए। हाँ, मोटी सी बात दर्शकों को दूँ, क्योंकि अब उस बात पे मुहर लग रही है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में मिले थे, वह कहे एक भाषण में कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, यह नारा बेकार है। जो हमारे साथ हम उसके साथ, यानी कि एक तरफ से देश की वोटरों को उन्होंने धमकी दिया। और बजट में सेम परिस्थितियां मिली। बजट में वही चीज देखने की मिला नरेंद्र मोदी के कि जिस राज्य में वोटें नहीं मिली हैं उस राज्य को कुछ नहीं दिया, भले उनकी सरकार है तो क्या हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज। और यह नीति आयोग की जो बैठक हो रही है, यह तो नहीं है कि बाढ़ पीड़ित के लिए कि बारिश का मौसम आ गया, बाढ़ आएंगे, उससे निपटने के लिए तो बैठक नहीं हो रही है। यह नीति आयोग की बैठक में यह तय होता है कि किस स्टेट को क्या चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, उनकी बातों को और सुना जाता है और सरकार क्या दे सकती है। यही चीज नीति आयोग में तय होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री रहते हैं, हर विभाग के मंत्री रहते हैं। उसके बाद उसके अनुसार बजट बनता है देश का और वह बजट पेश होता है, वित्त मंत्री पेश करती है। लेकिन यहाँ तो बजट पेश हो गया और बजट पेश होने के बाद क्या नाम है कि बाकी की स्टेटों को कुछ मिला ही नहीं और जो भी मिला वह बिहार और आंध्रा को चला गया। अब इसलिए कहा जा रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है यह। और इस बीच जो चंद्रबाबू नायडू दूसरी बार दिल्ली आए हुए थे, चंद्रबाबू नायडू ने, सुनने में यह रहा, इसका सबूत तो नहीं है हम लोग के पास, ऐसे मामले आधिकारिक नहीं होते जी, आधिकारिक तौर पे नहीं होते, औपचारिक होते हैं।
कि उन्होंने एक खत दिया मोदी को कि अगर हमें नहीं मिला तो यह पत्र है, हम समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं, सुनने में वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, अच्छे अच्छे जानकार लोग यह कह रहे हैं, और इसमें शक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो प्रवृत्ति रही है अभी तक, या अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में 5 सालों तक उन्होंने जो समर्थन दिया, 13 महीने भी दिया, 13 दिन भी दिया, तो जो उस दौरान दिया था उन्होंने, उस समय उनकी प्रवृत्ति को देखा गया था, और आज वैसा किए होंगे यह माना जा सकता है। बिल्कुल। अगर नहीं होता तो यह बजट इस तरीके का नहीं आता। आप देख लो, किसी को भी नहीं दिए, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, हर राज्यों को, कई पार्टियों को मिलाकर के गठबंधन था, यूपीए 1 यूपीए 2 लगातार 10 साल सरकार चली, हर राज्यों को दिया जाता था, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं गया है। अब जब नीति आयोग की बैठक पहले हुई नहीं, तो वह क्यों आए इनके पास, आकर के क्या फायदा मिलेगा क्या? और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का आने का तात्पर्य यह है कि उनका आना मजबूरी है, चाहे यह दे या न दे। वहाँ समुद्र का ज्वार का बाढ़ आ जाता है, हाँ जी, वहाँ बारिश के मौसम का बाढ़ आ जाता है। इन सब से निपटने के लिए केंद्र सरकार से फंड मिलता है, उसके लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार ने कुछ भी ऐलान नहीं किया है पश्चिम बंगाल को देने के लिए। वह आई है तो वह पूछेंगे कि आखिर इन बाढ़ पीड़ितों से हम कैसे निपटेंगे, यह तो केंद्र का होता है। तो केंद्र क्या कर रही है? पीएम केयर फंड का पैसे क्या कर रही है? सरकार का ये रेवेन्यू, वो पैसे क्या कर रही है? और पश्चिम बंगाल का रेवेन्यू बहुत बाकी है केंद्र सरकार के पास, वह मांगने का भी मौका होगा सबके सामने, इसलिए आई हैं। तो यह बैठक, नीति आयोग की बैठक पहले होनी थी, बजट से इन्होंने किया नहीं, तो वह आए नहीं, बोले कि यह सुनने वाले तो है नहीं सर। एक तरीके देखा जाए तो दोबारा बजट तो नहीं पेश करेंगे ना, बेतुका बजट है। हाँ, बजट, अब नीति आयोग की आज बैठक हो रही है, ठीक है, आज बैठक के बाद दूसरा बजट तो नहीं पेश करेंगे, बजट तो जो हो गया वही हो गया। अब उसी बजट में 1 साल इनको निकालना है और कोई बजट पेश नहीं कर सकते, और वही खर्चे एलाट होंगे, उतना ही इस साल का बजट है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट, यह 1 साल का बजट है, उसी में सबको सैलरी देना है इनको, पूरे देश में सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली केंद्र के हैं अंतर्गत आते हैं, सबकी सैलरी है, नेताओं की सैलरी है, सबकी सैलरी है, खर्चा है। और नरेंद्र मोदी का कर्ज जो यह देश खाया है, नरेंद्र मोदी का जो कर्ज यह देश खाया है, 12 लाख करोड़ रुपए 1 साल का कर्ज, उनका कर्ज का ब्याज चुकाएगा, मूलधन नहीं। मूलधन तो जहां है वहीं पे है, उनका ब्याज चुकाना पड़ रहा है इस देश की जनता को 12 लाख करोड़। तो इन लोगों ने बाइकाट किया। हर किसी की अलग अलग, हर किसी का अपना राजनीति होता है, विरोध करने का अपना तरीका होता है। और साफ बात है बकुल, मेरा भी मानना यह है कि जो व्यक्ति मेरा न सुने, जो व्यक्ति मेरा ध्यान नहीं, अब देखिए घर का गार्जियन एक होता है जी। अब नरेंद्र मोदी अच्छे हों या बुरे हों, हैं प्रधानमंत्री इस देश के, बिल्कुल सबके प्रधानमंत्री, यह मानना ही पड़ेगा। जब तक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, चाहे कुछ भी हो, हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाकर, वह मुखिया हैं। जब हमारे घर का मुखिया हमारा कोई भी बात ही नहीं सुन रहा है, कुछ हमें जरूरत है तो वो दे ही नहीं रहा है, अपने आप वो सबको बांट रहा है, उसके बाद भी सबको दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, तो वह घर में बैठ के मीटिंग करेगा तो हम किस लिए जाए उसके पास, जाके क्या फायदा हमको? जी बिल्कुल। यही सोच रखते हुए इंडिया गठबंधन ने बाइकाट किया है नरेंद्र मोदी को। यह बहुत बड़ी एक सीख है, और इस नरेंद्र मोदी सरकार पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, काला धब्बा है यह, बिल्कुल, कि नीति आयोग का बैठक का बहिष्कार कर दिया, बाइकाट कर दिया इंडिया गठबंधन ने। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। नेता जो सबसे नंबर 2 की पार्टी है सदन के अंदर, भाजपा के पास कांग्रेस ही तो है नंबर 2 पे,
और मुख्य विपक्षी पार्टी है और सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली पार्टी, उसने बाइकाट कर दिया और उसके साथ साथ उसके सहयोगी ने भी बाइकाट कर दिया जी। यानी कि खुद ही मियाँ मिट्ठू मियाँ नरेंद्र मोदी। अब यह जो पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी का क्या सम्मान बचा है। नरेंद्र मोदी अपना सम्मान स्वयं अपने खुद तार तार कर रहे हैं और यह जो आए हैं या तो इनके साथ इनका गठबंधन है या तो इनकी सरकार है, यही लोग हैं जो आए हैं। तो साथ में हैं, उनको नहीं दिए तो वह क्या करें, लेकिन फिर भी दबे मुंह वह आलोचना कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं दिया। जबकि केंद्र जब बजट पेश करता है तो हर राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए कुछ न कुछ उसका फंड होता है, वह दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अगले जन्म के किए हुए कर्म और इस जन्म के किए हुए कर्म की कीमत का ब्याज लोग चुका रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपया सालाना। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। सर नीतीश और नायडू जो हैं दिल्ली तलब किए गए हैं, क्या वजह हो सकती है सर? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि नीतीश और नायडू को जो है दिल्ली तलब किया गया है? हाँ देखिए, यह बातें हमेशा उठ रही हैं कि बिहार और आंध्रा को ही दिया गया है जी, लगातार उठ रही है। अब यह आए हैं तो नीतीश चंद्रबाबू नायडू को तो बुलाया किसी और कारण से गया है। जगन मोहन रेड्डी मुख्य मुद्दा है जी। नहीं तो उनको तो सब कुछ दे दिया गया बजट में ही, जरूरत क्या। लेकिन जगन मोहन रेड्डी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 सांसद उनके राज्यसभा में हैं और 4 सांसद लोकसभा में हैं। 15 सांसदों वाली पार्टी है वो। बीजू जनता दल भी साथ आकर खड़ी हो गई है जी। अब जगन मोहन रेड्डी का समर्थन नहीं होगा तो यह कोई भी बजट जब बिल बन करके राज्यसभा में जाएगा तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो किसी को नहीं मिलेगा जी। जब वो बिल ही पास नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? मतलब ही नहीं बनता। और इनके पास समर्थन ही नहीं है। तो चंद्रबाबू नायडू जो दफ्तरों को तोड़वा रहे हैं जगन मोहन रेड्डी को, तो अमित शाह ने तलब किया था कि जगन मोहन के पहले तो जगन मोहन रेड्डी जब गए अमित शाह को मोदी से बात किए, वह यह खबरें निकल रही हैं कि यह प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको बंद करने के लिए बोलिए। तो ये भाजपा नेतृत्व से उनको वो मिला कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप देख लीजिए अपना। बस वो आकर के जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना पे बैठ गए। आंध्र प्रदेश से चले आए 2 झटके में, फ्लाइट पकड़े उड़ गए, आ गए और इंडिया गठबंधन उनको सपोर्ट देने चला गया। अब तो इनके कान खड़े हो गए। यह तुरंत बोले कि हाजिर हो, मुवक्किल हाजिर हो, नायडू हाजिर हो, नीतीश भी हाजिर हो, तू भी दर बदलने की कोशिश कर रहा है। तो नायडू को यह समझाने के लिए कि जगन मोहन रेड्डी को प्रताड़ित जो कर रहे हैं उसको बंद करो, यह बहुमत की सरकार है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र चल रहे हैं, जो अंदर की बातें जो निकल करके आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। तो नीतीश कुमार कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। आएंगे सर आगे। तो उनको आगाह करने के लिए कि सीधे खड़े रहिए, नहीं तो हथकंडा हमारे पास है। इसीलिए उन लोगों को दिल्ली तलब किया गया है। और नीतीश और नायडू का दिल्ली तलब होना और नीति आयोग का ही बैठक भी होना। नीतीश नायडू अलग से भी मिलेंगे मोदी और शाह से, टाइम निकालेंगे। नहीं प्रोग्राम है यह। बैठक के बाद वह अलग से भी मुलाकात होगी। शाम को ट्विटर हैंडल पे आ जाएगा प्रधानमंत्री के, देखिएगा कि बड़ा बड़ा फूल का गुलदस्ता लेके मिले। लेकिन क्या इस देश के लिए मिल रहे हैं या और भी देश को खोखला करने के लिए? देखना ही है। राज की बात यही, राज की बात है। बिल्कुल सर। सर जैसे जगन रेड्डी की आपने बात करी, तो सर क्या मोदी और अमित शाह चंद्रबाबू नायडू पर जगन रेड्डी को लेकर दबाव बनाएंगे? ऐसा लगता है कि आपको, मतलब कि दबाव बनाया जा सकता है?
हाँ बिल्कुल बकुल, मैं अभी आपको आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी एक संकेत दिए हैं, जंतर मंतर पर धरना करके संकेत दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी यह चाहते थे, और देखिए एक चीज़ और मैं आपको इस पर बताऊंगा, आंध्रा के अंदर चर्चा बहुत थी, आंध्रा के अंदर चर्चा बहुत यह थी कि आप अगर राहुल गांधी अगर 2 मिनट के लिए भी आ गए जंतर मंतर पे तो आंध्र प्रदेश के अंदर माहौल बदल जाएगा, और वो 5 मिनट के लिए था। अब यह संदेश चंद्रबाबू नायडू के लिए भी खाता और मोदी शाह के लिए भी। मोदी शाह और आरएसएस के डर का नाम ही राहुल गांधी है। सर एक सवाल, एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जगन रेड्डी का जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन है, इससे क्या मोदी जी और अमित शाह के बीच में कोई डर का माहौल बन गया क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बिल्कुल डर है, साफ तौर पर साफ तौर पे डर है, इसमें कोई शक का सवाल नहीं है, शक है ही नहीं इसके। इंडिया गठबंधन का भी सहयोग मिल रहा है। हाँ, अब आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी खतरा है, एक माहौल ही बदल जाएगा वहाँ का। चंद्रबाबू नायडू पूर्ण बहुमत में रहते हुए भी वह क्या अपने आप को यह महसूस करेंगे कि मैं बहुमत में नहीं हूँ, परेशान हो जाएंगे, हर चीज़ पे धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। और अखिलेश यादव, संजय राउत और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, राहुल गांधी, यह लोग सब जब जा कर के मिले हैं और सपोर्ट दिए हैं उनको जी, तो उन्होंने दिल्ली को संकेत दिखा दिया कि देख लो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं इधर गया तो तू लटक जाओगे, लोकसभा में नहीं हूँ तो राज्यसभा में हूँ 11 सांसदों के साथ। बिल्कुल, और मतलब झलक दिखला दी, झलक दिखला दिया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को पाना ही पाना है, आपको खोने के लिए है, आप सोच विचार कर लो, सोच विचार कर लो। तो नीतीश कुमार और उनको दोनों को तलब किया गया है, और नीतीश कुमार कांग्रेस नेता के ऊपर लाठीचार्ज करवाए थे बिहार के अंदर, इसलिए उन्हें भी तलब किया गया है कि थोड़ा प्रताड़ना बंद करो, थोड़ा गर्मी कम कर लें, गर्मी कम कर लें, नहीं तो सारी गर्मी निकल जाएगी, आप भी जेल में होंगे, हम भी जेल में रहेंगे, तो जिस जेल में विपक्षियों को भेज रहे हैं उसी जेल में हमारा एंट्री हो जाएगा, वह बाहर आएंगे, एग्जिट होंगे और हम इंटर होंगे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे 11 सांसद जगन मोहन रेड्डी के राज्यसभा में हैं और 4 लोकसभा में हैं, बीजू जनता दल के 6 लोकसभा में हैं और 18 राज्यसभा में हैं जी, तो 18 और 11 29 हो गए राज्यसभा में, 29 निकले तो कितना भी कर धर ले इनका कोई बिल पास नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, और वह 6 और 4 10 इधर आ जाए तो इसका ग्राफ बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है सर। जाहिर सी बात है। और अब यह लग रहा है कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक उड़ीसा से, वह भी मोदी से खार खाए हुए हैं, और जगन मोहन रेड्डी भी। जगन मोहन रेड्डी को इस हाल में लाने वाली भाजपा ही है। 2019 से 2024 तक राज्यसभा लोकसभा हर दोनों सभाओं में, चाहे अच्छे बिल हो बुरे बिल हो, सब में साथ दिया जगन मोहन रेड्डी ने, और एन मौके पे उसका साथ छोड़ करके चंद्रबाबू नायडू के साथ चले गए, बीजू जनता दल के साथ छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ गए। यानी कि दोनों के पार्टियों में सेंध लगा, और यह इतिहास रहा भाजपा का कि भाजपा के साथ जो भी दलें रही हैं भाजपा ने उसे समाप्त कर दिया है, उसके सत्ता को हथिया लिया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में और अजित पवार एक मोहरा हैं, इनके सभी लोग उसी में फिर शामिल होंगे। लेकिन अब आरएसएस एक लगाम लगाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बगावत उठ रहा है कि बाहरी को क्यों, हमारे पास नेता नहीं है क्या? सही बात। हम जो मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, हम मंत्री नहीं बन सकते क्या? वो मंत्री बन सकता है क्या? अनदेखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। इसका हर्जाना भाजपा को भरना पड़ा है। अब इस पे लगाम लगेगा, अब किसी दल को वो अपने साथ मिलाएगी नहीं। लेकिन दिल्ली की सत्ता बचाने के लिए 272 का आंकड़ा नहीं है, इसलिए मोदी और अमित शाह हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी कोई टूट के 272 हमारा हो जाए जी। इसके प्रयास में लगातार हैं। लेकिन राज्यों में तोड़फोड़ अभी इस समय नहीं होगा।
अगर मैं इनकी बुद्धिता पर मैं विश्वास करके बोल रहा हूं कि अगर इनके अंदर बुद्धि होगा तो उस पर विश्वास करके बोल रहा हूं मैं कि थोड़ा भी अगर दिमाग होगा इनके अंदर तो यह तोड़फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वह परिणाम इनको उल्टा पड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के 11 सांसद इनके शिकंजे में हैं भाजपा के, इससे भी इनकार नहीं किया जाता सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे वह फोटो ट्वीट किया गया था। 11 सांसद इनके मिलने गए थे। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के ऊपर इसीलिए शिकंजा कसा जा रहा है कि उनके चहेते IAS अफसर के कई ठिकानों पे छापे पड़ रहे हैं ईडी के, इनके लगे हुए नेता जो हैं, मंत्री हैं, उनके ठिकानों पे छापे मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि आप सीधे खड़े रहिए, जरा हिलने का कोशिश कीजिएगा तो मैं घसीट खींच लूंगा। जेल में डालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी के दम पर तो हम सत्ता में हैं जी। अन्यथा ईडी और CBI 24 घंटे के लिए इनके कस्टडी से हटा दिया जाए तो यह लोग दोनों जेल के अंदर होंगे। सर, बात ईडी की निकल के आई है, ईडी की छापों की निकल के आई है, तो बिहार में जो लगातार ये जो ईडी के छापे चल रहे हैं, क्या कहानी कह रहे हैं ये कहीं नीतीश कुमार के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शिकंजा ही कसा जा रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी जो 2 बैसाखियों पे खड़े हैं, एक चंद्रबाबू नायडू की TDP है, एक नीतीश कुमार की JDU है। तो चंद्रबाबू नायडू वाले बैसाखी तो मजबूत है जी, लेकिन JDU की जो 12 वाली बैसाखी है ना, यह थोड़ी हिल रही है। तो हिल रही थी तो उसमें कील ठोका है अमित शाह ने कि मजबूत हो जाए, हिले ना, हम गिर ना पाए, तो उनको कील ठोका है, एक थाप दी है उन्होंने। हाँ, छापा लगा क्योंकि अभी ये छापा है, बाद में क्या नाम कि अंदर ठेल देंगे। अभी तो बस झांकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और उसके बाद वो 11 सांसद भी बाकी हैं जो ट्विटर हैंडल पे चल रहे हैं, इस समय उड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को सबक और आगाह करने के लिए तलब किया गया है और कहा गया है कि ज़्यादा विशेष राज्य का दर्जा पर मत करो, अब विशेष पैकेज पे, नहीं तो जो दिया हूँ वो भी छीन लूंगा। बिल्कुल। तो एक बार कुर्सी गई अगर नीतीश कुमार की तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि नीतीश कुमार के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। अगर वो खुल गए तो लंबा लंबा खुल गए तो लंबा। हाँ, मैं भी हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता था कि आज तक नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एक भी FIR नहीं है। साफ छवि, साफ छवि। लेकिन वो साफ छवि तो इतनी गंदी नजर आ रही है कि जिसका हिसाब नहीं। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री है, राज्य का मुखिया है 13 करोड़ जनता का, और उसे महिलाओं को लेकर के तमीज न हो बोलने की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, वह व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री रह सकता है? और इस बार नीतीश कुमार को भी भारी पड़ेगा। और जो बची खुची जमीन थी, मोदी ने नीतीश कुमार की सत्यानाश कर दी है जी। और इस 2024 लोकसभा चुनाव में भी बिहार में यह वादा किया गया विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने का, और इस बार भी वादा खिलाफी हुआ है। तो अब बिहार यह समझ गया है और बिहार इनकी बातों पर अब नहीं आने वाला है। बिहार इन्हें सबक बहुत अच्छा से सिखाने वाला है बकुल। यह उत्तर प्रदेश भी वैसा सबक नहीं सिखाया जैसा बिहार सिखा देगा। यह 1 सीटों पर आकर के लटक जाएंगे और कहीं 0 हो जाए तो भी आश्चर्य होने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश ने तो 33 तक ला करके कम से कम छोड़ा है, संभाल दिया है। लेकिन बिहार जब छोड़ेगा ना, तो बिहार जब छोड़ेगा तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे पहले 0 थे वैसे ही 0 हो जाएंगे। और वह 0 दोनों हाथ में थमा देगा कि दोनों हाथ में अंडा लीजिए जाइए, लड्डू हमारे पास रहने चाहिए, हम देखेंगे लड्डू हमको किसको खिलाना है, गणेश को खिलाना है या शिव को खिलाना है, हम खिला लेंगे। जी बकुल जी सर, बिल्कुल सर। जब बात निकल गई तो सर महाराष्ट्र पे भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो 100 सीटों पर अड़ गए हैं। तो ये कहीं एनडीए में दरार तो नहीं है क्या? कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर एनडीए में दरार पड़ चुकी है? आपकी क्या राय है? बकुल, बड़ा तो बहुत होने वाला है। थोड़ा 2 मिनट समय आपका ज़्यादा लूँगा, कोई नहीं सर। लेकिन इसके पहले मैं अपने दर्शकों को कह दूँ कि
आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दर्शकों ने प्यार दिया और इतना मोहब्बत टीएफडी इंडिया से करते हैं। लेकिन टीएफडी इंडिया ने जो 2 नए चैनल चालू किए हैं, टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 और टीएफडी इंडिया लाइव, 2 नए चैनल, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि ताकि आप तक हर खबरें हुआ पहुंच जाए। और बहुत जल्द टीएफडी इंडिया के हर राज्यों का अलग अलग चैनल चालू करने वाला है। टीएफडी महाराष्ट्र, टीएफडी बिहार, टीएफडी यूपी, टीएफडी झारखंड, टीएफडी छत्तीसगढ़, यह सारे चैनल चालू होने वाले हैं, जो कि आपको हर राज्यों के, जिस राज्य से भी है आप हैं, उस राज्य की हर खबरें आप तक पहुंचती रहेगी लगातार 24 घंटे। इसकी अब होने जा रही है टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 पर जल्द शुरू होने वाला है 24 आवर्स लाइव भी 24x7 चालू होने वाला है। आप दर्शकों का यह प्यार है कि टीएफडी इंडिया यह सारे प्रोग्राम अब आप दर्शकों तक पहुंचाने वाला है। लेकिन गुजारिश है कि नए चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें और उस पर अपना प्यार दें, दोस्तों को शेयर करें उस वीडियो को, उसके ऊपर वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी कहें कि खबरों से वह नदारद ना हो। जी बकुल, आपका सवाल था कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर अड़ गए हैं। जी, अभी से नहीं अड़े हैं, जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद से अड़ गए हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में जी, एकनाथ शिंदे भाजपा से ग्राफ उनका बढ़ गया है। अब सोचिए 9 सीटें भाजपा की आई है और 7 सीटें लोकसभा की एकनाथ शिंदे की आई है, लेकिन वो 7 सीटें 9 पर भारी पड़ रही हैं। 9 पर वह 7 भारी पड़ रही है। भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 30 न 27 ऐसे कुछ सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी। 15 सीटों पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़े थे, 7 सीटें जीत करके ले आए जी। और यह 27 पे लड़ करके, और यह कितने लेकर के आए? 9 लेकर के आए। गिरावट। और अजीत पवार वह 1 सीट पे आकर के अटक गए। एकनाथ शिंदे अब कह रहे हैं कि भले हम आपके सहयोग से किसी के पीठ पे छोड़ा घूप करके चले आए हो जी, भले हम क्या ना कि उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन लिए हों, हम गद्दार हों, लेकिन असली शिवसेना मैं ही हूं, मेरे ही पास सिंबल है। पुराने को भूल गए वो अब आपको मैंने कहा था 2 मिनट का समय हमें दीजिएगा, मैं भस्मासुर वाली कहानी सुन लीजिए। भस्मासुर के पास जब शंकर जी के पास गया, तपस्या किया, वह खुश हुए, आए, बोले भस्मासुर बोलो क्या चाहिए, मांग लो जो मांगना है। तो वो बोला कि प्रभु सोच लीजिएगा। वो बोले मांग लो, अब देना तो हमको पड़ेगा ही, और वो भोले दानी हैं। तो बोला कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो यह सोचा कि यह हमको दिए हैं, यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन्हीं के ऊपर हाथ रख करके पहले देखें। शक तो वह उनको दौड़ा लिया और वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे। तब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को नचाने के चक्कर में भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रख लिया। वही हाल मोदी ने किया है काम। मोदी ने असली और नकली का फर्क ला दिया, असली शिवसेना को तोड़ दिया और जो टूट के आया उसे असली बना दिया, सिंबल भी दिला दिया, पार्टी कार्यालय दफ्तर सब कुछ छिनवा लिया। उदाहरण बहुत सही पकड़ा आपने। हाँ, और चुनाव आयोग से भी कहवा दिया कि यही असली है। अब ये सोच रहा है कि जब हम असली ही हैं तो पहले असली हैं कि नहीं इनके हाथ रख चेक तो कर लूं। तो वो बोल रहे हैं कि असली हम हैं, 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी आप किसको दीजिएगा कि आप कितने पे लड़िएगा वह आप जाने, लेकिन 100 पे कम पे हम मानने वाले नहीं हैं। अब मोदी जी यहीं पे आकर के सारी राजनीति उनकी धरी की धरी रह गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है बकुल को वह क्या करें और क्या ना करें। और या तो एकनाथ शिंदे भस्मासुर की तरह जल करके खाक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को बनाया नहीं था, अपनी राजनीति साधी थी। तो या तो एकनाथ शिंदे को यह समाप्त कर देंगे जी, अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करेंगे, बचाने के चक्कर में।
तो इस जगह पे अब देवेंद्र फडणवीस विष्णु का रूप धारण किए हुए हैं कि उनको उन्हीं से मात दिला दे। उन्हीं के नेता अब दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, एकनाथ शिंदे के जी। यानी कि भस्मासुर की तरह एकनाथ शिंदे जल्द खाक होने वाले हैं। लेकिन यहां एक लेकिन है कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद चुन करके आए हैं। आज सुबह 9 बजे के प्रोग्राम में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था और बहुत विस्तार पूर्वक जिक्र किया था मैं। एकनाथ शिंदे जो यह 7 सीटें जीत करके आए हैं, अब यह चर्चा में है और यह खबरें निकल रही हैं कि वह सिंबल के हेरफेर के वजह से उनकी जीत हुई है, वह वोट मिले हैं। सारा खेल सिंबल का है। सिंबल का है। उद्धव ठाकरे अपने सिंबल को पहुंचा पाने में असफल रहे हैं और शरद पवार अपने सिंबल को पहुंचाने में सफल हो गए हैं। इसलिए अजीत पवार का यह हाल हुआ और शरद पवार को 8 सीटें जीत करके आई। 10 लड़े थे, 8 जीत करके आए और उद्धव ठाकरे ने अपना सिंबल पहुंचा नहीं पाया। उस चीज पर उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने सिंबल पहुंचा दिया तो असली अग्नि परीक्षा या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ही होगा। इसमें असली पता चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन एक चीज तो तय है कि उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सिंपैथियां जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र असीमता की, और महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि असली शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विरासत का हकदार उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है और एकनाथ शिंदे ने मोदी के साथ षड्यंत्र रच करके उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है। इसलिए इसे सबक सिखाना है। वह सिंबल का अगर कन्फ्यूजन दूर हो गया विधानसभा चुनाव में तो एकनाथ शिंदे का भी वही हाल होगा जो आज अजीत पवार का है जी। तो अक्टूबर महीने तक हम लोग को इंतजार करने पड़ेंगे कौन कितना पानी में है। लेकिन एक आ रहे सर्वे और प्रतिक्रिया के अनुसार यह साफ लग रहा है कि 201% महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में, जो इंडिया गठबंधन ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की क्लीन स्वीप की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है और इन लोगों को महाराष्ट्र की जनता अस्वीकार कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और देवेंद्र फडणवीस की एंटी कंबेंसी महाराष्ट्र के अंदर कूट कूट करके भरी है और उसमें और घी डालने का जो काम है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की राजनीति उसमें घी डाल करके आग को और भभका रही है जी। तो महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाने का जो ठानी है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह आने वाले समय में पता चलेगा। अक्टूबर महीने में परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र का कितनों की राजनीति समाप्त होगी, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, यह देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल जी सर, एक और मैं सवाल जोड़ना चाहता हूं, एक व्यक्तिगत सवाल के तौर पे आप लीजिएगा इसको। महाराष्ट्र में आने वाले भविष्य में जो एक मुख्यमंत्री का जो तेज और जो रूप है उस रूप में आप किसको देखते हैं? बकुल, यह तो तय है कि उद्धव ठाकरे ने जो 2.5 साल सरकार चलाई है और कोरोना काल के समय वह बहुत सराहनीय था जी। महाराष्ट्र की जनता को सुविधाजनक हर वह चीज़ उन्होंने मुहैया कराई और जिस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना पैर पसार रहा था, अगर उद्धव ठाकरे की जगह अगर देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार रहे होते या मोदी रहे होते तो महाराष्ट्र आधा समाप्त हो गया होता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बहुत प्रयास किया, बहुत खर्चा किया, लोगों को सुविधाएं बहुत दी। जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से बिहार या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, वह रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। आप लोग रुकिए, आप लोगों को हर सेवा मिलेगा, खाने पीने को रहने की हर सुविधाएं मिलेंगी। वह और मकान मालिकों को उन्होंने आदेश कर दिया था कि कोई किराया नहीं लिया जाएगा, किराया नहीं लिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं मांगेगा लॉकडाउन का। और यह सारी सुविधाएं दी जा रही थी। वो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के अंदर एक खासियत हमने देखी, जो मैं जहां तक उनको समझने का प्रयास किया और सर्च किया उनके बारे में। उद्धव ठाकरे
हर किसी को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको एक मुट्ठी सब बना के। एक मुट्ठी बना, सबको वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुल गई तो खाक की। सही एक उंगली को कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये पांचों उंगलियां एक साथ अगर जुड़ जाए तो मुट्ठी को कोई खोल नहीं पाएगा। उद्धव ठाकरे इस प्रयास के अंतर्गत वह आगे बढ़ते, अग्रसित होते हैं। उद्धव ठाकरे इसमें एक उदाहरण देखने को मिला कि जब लोकसभा चुनाव के समय वह महाराष्ट्र के उन इलाकों में गए जहां मुस्लिम समुदाय काफ़ी है। जो मुस्लिम समुदाय शिवसेना को कभी वोट नहीं देता था, बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे नेता हैं देश के जिन्होंने कहा कि मुस्लिमों का वोट हमको नहीं चाहिए, जो सच्चा मुस्लिम है वह हमें वोट मत दे, ऐसा उन्होंने कहा था। जी। वह मुस्लिम जो नहीं देते थे, वह मुस्लिम उद्धव ठाकरे के लिए वोट देने के लिए लाइन लगा करके खड़े थे और 4-4, 5-5 घंटा अपने नंबर का इंतजार किया है उन लोगों ने। रात को 11 बजे तक महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है मुस्लिम क्षेत्र में। जी। जो मुस्लिम किसी और को देते थे, वह मुस्लिम उद्धव ठाकरे के साथ हुए कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। और वह 2.5 साल की सरकार में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, क्या प्रवासी मजदूर, क्या बिहार और यूपी के, सबको एक समान देख करके एक साथ लेकर के चलने का कोशिश किया। एकनाथ शिंदे के यह 2.5 साल के जो कार्यकाल हुए हैं, अब समाप्त होने वाले हैं, 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात भेजा है, रोजगार छीन लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2.5 सालों में रोजगार लाए थे बड़ी बड़ी कंपनियों को कि महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर के मजदूर बहुत आते हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसे धराशाह कर दिया, टोटल गुजरात भेज दिया। इस चीज को भी जनता मद्देनजर रख रही है। इससे इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनता है, देखिए यह संभावनाओं का खेल है राजनीति। अभी तो मैंने जो गारंटियां दी कि 201% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वह जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो भापा जा रहा है राजनीति माहौल, आंकड़े निकल उसके हिसाब से हम लोगों ने कहा। लेकिन कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता है। आज अगर चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन ही जीत करके आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उस समय भी 99% इंडिया गठबंधन आएगी जैसा माहौल चल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उस समय की बात उस समय और भी सर्वे क्या आते कि यानी और भी बेहतर करने वाली हो इंडिया गठबंधन, और भी खराब करने वाली हो, कुछ भी हो सकता है। भाई पैसा बोलता है, रातों रात सब कुछ बदल सकता है सर। पैसे के बंडल फेंका जाए तो पैसे बोलते ही, एक एक वोट खरीद ले तो कोई, तो फिर तो कोई क्या कर सकता है, वह संभावना की बात है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया जाता है, तो इंडिया गठबंधन के लिए आगे का रास्ता भी जीत की दहलीज पर जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे समन्वय बनाने में, एकजुटता बनाने में, एक साथ लेकर के चलने में अपने आप को 2.5 साल में उन्होंने साबित किया है कि हाँ उसमें परिपक्व हैं। वह चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई बन करके और देश को चलाएं। जी बकुल जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह वरिष्ठ पत्रकार जी श्याम गिरी जी ने अपनी स्पष्ट राय महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और नीति आयोग की जो बैठक चल रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना एक राय आपके सामने रखी है। अब इस बैठक का क्या फैसला निकलेगा, ये क्या एनडीए मजबूत हो पाएगा या इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात होगी। और ये जल्दी ही साफ भी हो जाएगा कि इस बैठक का क्या नतीजा निकल कर आता है। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर पर चर्चा के लिए। इस समय दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TFD इंडिया। मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।